नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस की, बात करेंगे एनवायरमेंट स्टडीज की, बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 20 करेंगे और 20 क्वेश्चन करेंगे। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के पैटर्न की बात करेंगे और जो हमारा ईवीएस का जो लेवल रहता है वह एनसीईआरटी बुक 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक के लेवल रहते हैं, यानी पूरी तैयारी चल रही है सिलेक्शन वाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 20 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और आज चलिए 20-20 खेलते हैं, अर्थात यानी कि 20 प्रैक्टिस सेट नंबर में 20 क्वेश्चन। तो चलिए 20-20 खेलते हैं। बहुत सारे आपने आईपीएल और T20 क्रिकेट देखा होगा, लेकिन प्रश्नों का आप आज 20-20 होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 20 में से आपका स्कोर क्या है? 15 प्लस है, 12 प्लस है, कितना है? आपको कमेंट करके फीडबैक करके जरूर बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? Mg यानी मैग्नीशियम, एमओ कैल्शियम या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट जॉब पाना। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी के कारण होता है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैग्नीशियम की कमी से ग्रस्त पौधे में आमतौर पर पुरानी पत्तियों की सिराओं के अंदर हल्के हरे रंग के धब्बे हो जाते हैं या हरितहीनता से ग्रस्त आकृति उभर आती है, जो अक्सर पत्तियों के किनारे शुरू होता है। तो हरितहीनता से ग्रसित पौधे किसकी कमी कारण होता है? तो मैग्नीशियम आपको, ठीक है, कंफर्म कर लेना है। ठीक है, कंठस्थ भी कर लेना है क्योंकि बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है और न्यू प्रश्न है, करेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन होता है जड़ों से होता है, सभी वायवीय भागों से होता है, तनों से होता है, पत्तियों से होता है? वाष्पोत्सर्जन की बात कर रहे हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प का उड़ना, उत्सर्जन यानी कि उड़ना कह सकते हैं, ये कह सकते हैं जादू, गायब होना। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर हम किसकी बात करें? ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। सभी वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन होता है, अर्थात पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकलने की या निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पेड़ पौधे से मिट्टी जल का अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी से क्या होते हैं? जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप और शरीर में उपयोग होता है। बाकी पौधे में होने वाली यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। सभी प्यारे मित्र, आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का। इसी तरह सपोर्ट फीडबैक करते रहें और 20 में से आपका स्कोर क्या है जरूर बताइएगा। 20 नंबर प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या है? वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? क्लाइनोमीटर, पोटोमीटर, हाइग्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक आ चुका है। क्या कह रहा फीडबैक कि वाष्पोत्सर्जन मापी का यंत्र कौन सा कहलाता है? वह हमारा पोटोमीटर कहलाता है। पौधे द्वारा अनावश्यक जल के वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और वाष्पोत्सर्जन की दर को एक यंत्र द्वारा मापा जा सकता है, उस यंत्र का नाम पोटोमीटर है। याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन पोटोमीटर। चौथा प्रश्न आ चुका है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पत्तियों में, जड़ में, तना में या पूरा पौधे में? अभी हमने बात किया था सभी वायवीय भागों में, वह ऑप्शन था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न सेम है लेकिन ऑप्शन थोड़ा अलग दिए गए हैं, कुछ मिलते जुलते हैं, कुछ अलग दिए गए हैं। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूछा जा रहा है। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरे पौधे में होती है, पत्तियों से भी होती है, जड़ों से, तने से, शाखाओं से, सभी से होती है। पूरा पौधा बात करेंगे, डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट का आपको मिलता रहे। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में कौन आवश्यक होता है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी की बात करेंगे।
देखिए एक चीज ध्यान देना है, क्या कह रहा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, एक आपका नाम भी आएगा, आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक की बात कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश भी है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, आपने एक सूत्र भी आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात कर रहे हैं, तो ये सभी उपस्थित होंगे, ये सभी आवश्यक हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन O2 की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, क्लोरीन की बात कर रहे हैं, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं? देखिए पेड़ की जब भी बात, मनुष्य की बात आती है तो मनुष्य क्या करता है, CO2 बाहर निकालता है और ऑक्सीजन अंदर लेता है। जब पेड़ की बात आती है तो पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन निकालता है और CO2 को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है, तो सभी लोग जानते हैं हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्या निकलता है, ऑक्सीजन की बात करेंगे, यहाँ पे गलती हो जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य निकालते हैं, लेकिन पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, आपको ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज क्लियर रहना है, सभी जानते समझते हैं। जी हाँ, इसीलिए कहते हैं अपने जीवन में 1 से 2 पेड़ अवश्य लगाइए। इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, प्रकृति कल्चर की बात कर रहे हैं, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखिए और अपने जीवन, अपने आने वाले, ठीक है, पीढ़ी को सुरक्षित रखिए, जीवन दीजिए। 7वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल रात में होती है, केवल दिन में होती है, दिन और रात दोनों में होती है, दिन में अथवा रात में होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश की बात आती है, ठीक है, नाम में ही आपका आंसर है प्रकाश, प्रकाश दिन में होता है, ठीक है, तो दिन की बात कर रहे हैं, तो केवल दिन की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है केवल दिन में होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया तब होती है जब हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी H2O को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए करते हैं, तब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। मतलब यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल, ये ध्यान दिया गया, प्रकाश ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से मिलता है तो दिन में ही संभव है। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? ऑटोमीटर, रेस्पिरोमीटर, पोटोमीटर, हाइग्रोमीटर। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है, हर एक क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। श्वसन मापन यंत्र कहलाता है, आपका जवाब आ चुका है, क्या कहलाता है, रेस्पिरोमीटर की बात कर रहे हैं। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है, रेस्पिरोमीटर कहलाता है, एक और नाम से जाना जाता है स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर आ जाए या रेस्पिरोमीटर दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है कि श्वसन मापन का यंत्र, अगर आप में रेस्पिरोमीटर ना ऑप्शन देकर स्पेरोमीटर दे दिया जाए, हाइग्रोमीटर, पोटोमीटर, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, श्वसन मापने के यंत्र स्पेरोमीटर की बात करेंगे या रेस्पिरोमीटर, दोनों सेम है। 9वां प्रश्न आ चुका है, सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन से गैस छोड़ते हैं? हरे पौधे द्वारा छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, सभी लोग जानते हैं, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, फिर मनुष्य जीव जंतु उसी ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, तो पौधे द्वारा जो हरे पौधे छोड़ते हैं वो हम लेते हैं, जो हम छोड़ते हैं वो पौधे लेते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। 10वां प्रश्न है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होगा? इथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? आप देखते होंगे कि भैया आम का सीजन अभी पकने वाला है, लेकिन पकने वाले आम आ रहे हैं, मतलब क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हार्मोन मिलाया जाता है जिससे पक जाते हैं। कोई भी फल हो, ये हार्मोन को मिला दीजिए, फल बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। ठीक है, मतलब फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है। क्या कहलाएगा? एथिलीन। और एथिलीन का आयुपेशी नाम क्या है? एथीन की बात करेंगे। एथीन क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र क्या होता है? C2H4 होता है, या H2C = CH2 की बात कर रहे हैं, बंध की बात करेंगे। C2H4 को एथिलीन कहते हैं। ठीक है, 2 कार्बन के अणु और हाइड्रोजन के 4 अणु की बात करेंगे। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है
कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन, ठीक है, आवश्यक नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए कहते हैं जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। इस समय बहुत ऐड चल रहा है गूगल पे का, गूगल पे में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सभी कमेंट कीजिए, जल्दबाजी कीजिए लेकिन क्या ना कीजिए, सभी कमेंट करें, क्या कहा जाता है, बहुत ही अच्छी बात कही जाती है। चलिए आइए देख लेते हैं, समझ रहे हैं। तो पौधे की लंबाई वृद्धि के लिए आवश्यक वृद्धि नहीं है, देखिए नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये पौधे की लंबाई के लिए इनका वृद्धि होना आवश्यक है, लेकिन सोडियम का नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सोडियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वायुमंडल से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन होती है वह जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है, पोटोमीटर, ऑटोमीटर, ऑक्जेनोमीटर, रेस्पिरोमीटर। देखिए पोटोमीटर बात कर चुके हैं और रेस्पिरोमीटर इन दोनों की बात कर रहे हैं। अब बचते हैं आपका ऑटोमीटर, ऑक्जेनोमीटर। तो वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है वह हमारी ऑक्जेनोमीटर की बात करेंगे, ठीक है। तो 3 यंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और एक और शायद आपको एक क्वेश्चन पहली बार बहुत सारे मित्र देखेंगे प्यारे भाई बहन, कि किस्कोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिनमें पौधे की वृद्धि को नापा जाता है, जिनका निर्माण 1928 में जगदीश चंद्र बोस ने किया था। अगर प्रश्न आ जाए किस्कोग्राफ जो यंत्र है इसका निर्माण कब किया गया, 1928 में, किसके द्वारा, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, या कैल्शियम की बात कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं जब भी रक्त की संबंधित आती है, रक्त में जो रक्ताल्पता की कमी हीमोग्लोबिन की कमी कहलाती है, रक्त का थक्का ना जमना हीमोग्लोबिन की कमी कहलाती है, ठीक है। और कैल्शियम सभी लोग जानते हैं हड्डियों का कमजोर होना, कैल्शियम की कमी होना। तो पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा जो पदार्थ होता है वह क्लोरोफिल के कारण, देखते हैं पेड़ों में जो पत्तियां होती है हरी किसके कारण होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी के कारण पत्तियां हरी होती हैं, हरे रंग की दिखाई देती हैं, क्योंकि यह जमीन से पानी व खनिज लवण और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के लिए भोजन बनाता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है जमीन से क्या होता है, पानी, खनिज लवण और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के लिए फिर भोजन बनाता है। अगला प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है, जीवाणु, फफूंद, प्रोटोजोआ, विषाणु की बात करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन आ चुका है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंद की बात करेंगे। जी हाँ, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंद ही है। पौधे में किसी भी प्रकार का विघ्न जो उसकी समान संरचना, कार्य अथवा आर्थिक उपयोगिता में बाधा उत्पन्न करता है पादप रोग कहलाता है। पादप रोग कौन कहलाता है, पौधे में किसी भी प्रकार का विघ्न या बाधा जो उसकी समान संरचना, कार्य अथवा आर्थिक उपयोगिता में बाधा उत्पन्न करे, पादप रोग कहलाता है। और पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक फफूंद कहलाएगा, और फफूंद को कवक भी कहते हैं। तो कंफ्यूज न हो जाए कि फफूंद और कवक दोनों सेम बात है। अगला प्रश्न है, 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और करेंगे। और सभी प्यारे मित्र जानते हैं यहाँ पर नोट्स, PDF फाइल सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाता है। आज ही टेलीग्राम को ज्वाइन करें, टेलीग्राम में सर्च करना जायसवाल कोचिंग सेंटर, फ्री नोट्स PDF फाइल आप लोग प्राप्त कर सकेंगे। और जितनी भी PDF फाइल मैंने अपलोड की है पूरा डाउनलोड भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ये होता है कि हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन जब यहाँ से सेंड किया जाएगा तभी आपको मिलेगा, पुराने PDF नहीं मिल सकते, लेकिन टेलीग्राम पे जरूर मिलेंगे। और दोस्तों फेसबुक पेज पर है तो हमारे फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर को। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, अपने TT परिवार, अपने ठीक है जायसवाल सर को वहाँ पर फॉलो करें। वहाँ पर डायरेक्ट आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाता है, आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज, कोई भी चैट हो वहाँ पे आप लोग
जो भी पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो सभी फॉलो करेंगे, लिंक आपको दे दिया गया है। आइए देख लिए 5 प्रश्न और कंप्लीट करते हैं। ये पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो पेड़ पौधे होते हैं, खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है, मेटाबॉलिक सिंथेसिस कहलाता है, कार्बोहाइड्रोलिसिस कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। एक नाम मैं आपको बताया भी था कि पेड़ पौधे खाना बनाने की जो प्रक्रिया कहलाती है, जब हमने प्रकाश संश्लेषण का नाम लिया था तो एक नाम और बताया था, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की बात हमने की थी और यही आपका प्रश्न उत्तर भी आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा कि पेड़ पौधे का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो बोने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है, वह हार्मोन एथिलीन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे ऐसा हार्मोन, कौन सा पादप हार्मोन है जो बोने पौधे को लंबा कर दे और फूल बनने पर भी मदद करता है? वह हमारा जिब्रेलिन हार्मोन की बात कर रहे हैं। जिब्रेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने की थी। अगर प्रश्न आ गया कि जिब्रेलिन की खोज किसने की थी? एक जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में की, और कार्य बोने पौधे को लंबा कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, छुई मुई की पत्ती में गति होती है। छुई मुई के पत्ती में आपका निशान कुंचन गति होती है, कंपानुकुंचन गति होती है, प्रकाशानुकुंचन गति होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो छुई मुई के पत्ती में गति होती है। किस प्रकार की, किस टाइप में गति होती है? तो छुई मुई के पत्ती में कंपानुकुंचन गति की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी संवेदनशील पौधे जैसे छुई मुई के पत्तों की गति ना तो उद्दीपन की दिशा में होती है और ना ही उद्दीपन दिशा में होती है। इस प्रकार की गति को आदर्शिक गति कहते हैं। वास्तव में छुई मुई की पत्तियों में इस स्पर्शानुकुंचित गति पाई जाती है, अर्थात स्पर्श की विपरीत दिशा में गति पाई जाती है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? सभी कमेंट कीजिएगा। एक खैरा रोग है जो खैरा रोग धान फसल से संबंधित है, खैरा रोग गन्ना फसल से संबंधित है, खैरा रोग ज्वार फसल से संबंधित है, या खैरा रोग आपके मूंगफली फसल से संबंधित है। तो खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो सभी लोग जानते हैं पानी वाला यह है, तो धान की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? धान। सभी कमेंट कीजिएगा। धान की बात कर रहे हैं। बारिश का मौसम आ रहा है। बारिश का मौसम जैसे जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। सभी जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हम धान की बात कर रहे हैं। खैरा रोग जो होता है धान फसल से संबंधित है, ठीक है। और खैरा रोग की बात करें अगर, तो धान की फसल में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। और इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? इसकी रोकथाम के लिए फसल पर जांच कर ये आपका 5 किलो जिंक सल्फेट 20 किलोग्राम में मिला देना है। और आपका शीत ब्लाइट रोग का झोंका रोग क्या कहते हैं इसमें? तो शीत ब्लाइट रोग में पत्तियों पर अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं। एक आता है शीत ब्लाइट रोग, ठीक है। ये रोग जो होता है इससे क्या होता है, या हम झोंका रोग जिसे कहते हैं कि झोंका लग गया, खेत में झोंका लग गया कहते हैं ना, तो ये शीत ब्लाइट रोग इसे कहते हैं। और इसमें क्या होता है, पत्तियों में अनियमित आकार के धब्बे बने रहते हैं जिसका किनारा गहरा भूरा अथवा मध्य भाग हल्के रंग का हो जाता है। इसे झोंका रोग या शीत ब्लाइट रोग कहते हैं। आइए देख लेते हैं 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, जिंक के कमी के कारण, जीवाणु के कारण, या ये सभी की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? खैरा रोग किसके कारण होता है? तो खैरा रोग जिंक के कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण? जिंक के कमी के कारण। तो ये रहे दोस्तों आज के 2020 की बात करेंगे। आज 2020 में आपका स्कोर क्या है, यानी एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। 20 क्वेश्चन किए। अब आपका स्कोर यहाँ पे 12 प्लस है या 15 प्लस है, 15 प्लस है। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना। सभी का वेलकम, अभिनंदन है। बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए, अपनी तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। हम मिलेंगे जल्दी दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे। और लाइफ में बरसात आने वाली है, 1-2 पेड़ अवश्य लगाइएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।